जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स 2026 इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है 100 आवर्स प्लस इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल। मतलब कि अभी से लेकर के एग्जाम तक, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर तक आपको 100 घंटे की ये क्लास करनी है। आपके मन में सवाल जाएगा, क्या सर 100 घंटा पढ़ लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये जो 100 आवर्स का हमने इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल बनाया है, इसमें हम आपको एक टारगेट देंगे, हम आपको कुछ चीजें समझाएंगे, कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन उसके बाद एफर्ट, प्रैक्टिस सारी की सारी आपको करनी ही पड़ेगी। तो बात को बहुत समझना, ये 100 आवर्स की क्लास इसलिए है क्योंकि आज से लेकर के एग्जाम तक में लगभग 125 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 125 दिन में आपको 100 घंटा, केवल और केवल 100 घंटा ये क्लासेस करनी है। और इन क्लासेस में बताए गए ट्रिक्स, मेथड्स और जो टारगेट, उन टारगेट को फॉलो करके आप 6 दिसंबर के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हो। बात समझ रहे हो? मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको मेरे साथ आने वाले 125 दिनों में 100 घंटे की ये क्लासेस करनी है और अपने टारगेट पूरे करने हैं। आज जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है इकोनॉमिक्स की ओरिएंटेशन क्लास। देखो सबसे पहले समझते हैं ना कि जो आयोग का पेपर है, उस पेपर का पैटर्न प्रीवियस ईयर की तुलना में चेंज कैसे हुआ है और हमको आने वाले वर्ष के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल अप्रोच आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर 2025 के पेपर की हम बात करें तो 2025 का जो पूरा का पूरा पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके पीछे मैं कारण आपको समझाता हूं, कारण क्या था। दरअसल ये जो पूरा पेपर था, आयोग अब आपका जो पहले फैक्चुअल रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट होता था कि बहुत सारे फैक्ट आयोग ने अपने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया कि ये पर्वत कहां पर है, ये ज्वालामुखी कहां पर है, अंग्रेज किस वर्ष भारत आए थे, चाहे महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट किस वर्ष में किया था, किस स्थान पर किया था। ऐसे क्वेश्चंस जो कि फैक्ट बेस्ड थे, जिनको रटना पड़ता था, पहले एग्जाम में बहुत पूछे जाते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों में, मतलब अगर मैं 2024 की बात करूं और 2025 की बात करूं, इन दोनों वर्षों में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। अब फैक्चुअल रेक्टिफिकेशन की जगह पर आपसे एनालिटिकल टेस्टिंग की जा रही है। आप कितना ज्यादा उसमें रीजनिंग लगा सकते हो, कितना ज्यादा आप वहां पर अपने कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और उन कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, जिसके वजह से 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना अपने में टफ हो गया है। कारण क्या है? एक तो सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट में दे दिया, इन्होंने असर्शन रीजन दे दिया, इन्होंने सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, क्रोनोलॉजी अरेंज करने को दे दिया। अब इतने सारे नए पैटर्न के कारण से क्या हो रहा है ना कि 2 घंटों में 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न पढ़ करके अटेम्प्ट करना, ओएमआर फिल कर लेना, ये बहुत टफ होते जा रहा है। लेकिन मेरे भाई समस्या ये है कि इसी एग्जाम को बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इंप्रूवमेंट करनी है वो आपको अपने अंदर करनी पड़ेगी। अच्छा भाई देखो, तो ओवरऑल अगर मेरा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि अब आपको ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की। आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट्स के सिलेबस है, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। अब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेने से, याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला। आपके पास कॉन्टेक्चुअल जजमेंट होना चाहिए भाई। असर्शन रीजन के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए 2025 में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल शो करूंगा आपको कि देखो किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और वो प्रश्न केवल इकोनॉमिक्स के बेसिक डेफिनेशन को याद कर लेने से काम नहीं चल जाएगा, या फिर ये याद कर लेने से काम नहीं चल जाएगा कि नेशनल इनकम किसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर बजट कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है। नहीं, आपके पास लॉजिक होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अब यहीं पर मेरा एक बात और आता है जो कि बहुत क्लियरली आप लोग ध्यान से समझना। अभी तक मैंने आपको बताया कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि सर जब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो छोड़ सकते हैं। नहीं मेरे भाई, देखो यहीं पर एक बात समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा
कि रट्टाफिकेशन की जगह पर, ठीक है, रट्टाफिकेशन एक टर्म होता है जिसका प्रयोग मैं इसलिए करता हूं जब हमको चीजें रट रट कर याद करनी पड़ती हैं। रट्टाफिकेशन की जगह पर अब एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बिना रटे कभी भी आप कॉन्सेप्ट्स की रीजनिंग नहीं लगा सकते हो। बहुत एग्जांपल समझा दो, बहुत बेसिक एग्जांपल से। बचपन में जब आप छोटे थे, आपने 2 का टेबल याद किया होगा, 2 का पहाड़ा याद किया होगा, ठीक है, हम लोग तो पहाड़ा कहते थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। तो 2 का पहाड़ा क्या था? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इंग्लिश में क्या था? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। इसका मतलब शायद आपको तब ना पता हो, लेकिन आपने पहले उसको रटा, पहले आपने उसको याद किया, बाद में आप उसको समझने पर गए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हम पीवाईक्यू को रटेंगे, पीवाईक्यू रट लेंगे, उनके सारे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उसके बाद जो हमारे नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं ना, जो हमारे पास न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो रीजनिंग चाहिए, जो एप्टीट्यूड चाहिए, वो आपका यहां पर आने वाला है पूरे पेपर में। ठीक है, अगर हम एग्जाम पेपर की बात करें तो एग्जाम पेपर में 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जिनको कहा था कि 3 तिगाड़ा। मतलब 3 तिगाड़ा क्या है? आपका है हिस्ट्री, आपका है ज्योग्राफी, आपका है पॉलिटी। ये वो 3 तिगाड़ा सब्जेक्ट हैं, जब अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका काम बिगड़ना तय है। 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका जो ओवरऑल रेशियो होता है 150 क्वेश्चंस में, वो सबसे ज्यादा होता है। इनका सिलेबस भी अपने में बहुत बड़ा होता है। तो ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में से आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक हो, आपका कोई एक सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा ना हो। उस केस में क्या करना है? ये संभव है। देखो ये बात समझिएगा, हर एक एस्पिरेंट के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई एक वीक एरिया होगा। मोस्टली या तो वो हिस्ट्री होगा या तो वो ज्योग्राफी होगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, आपको बाकी दोनों पेयर पर, बाकी दोनों सब्जेक्ट जो बच रहे हैं इन 3 तिगाड़ा में से, उन पेयर पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी एक्यूरेसी लगभग 100% की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी जो थर्ड सब्जेक्ट बचा, उस पर हम लोग कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, नए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हुए उस सब्जेक्ट को भी तैयार करेंगे। अभी हमारे पास समय है, लगभग 4 महीना आपके पास बचा हुआ है। उन 4 महीनों में इन 3 तिगाड़ा को तो करना ही करना है। लेकिन इसके बाद ध्यान समझिएगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। आज की जो हमारी क्लास है वो इकोनॉमिक्स की ओरिएंटेशन क्लास है। हम आने वाले 15 दिनों में किस प्रकार से अपने इस बैच के अंतर्गत, जो हमारी 100 आवर्स प्लस इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल बैच है, इस बैच में कैसे इकोनॉमिक्स के पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्या रिसोर्स रहेगा, कहां से कंटेंट को पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने, क्या हमारी पूरी अप्रोच होनी चाहिए, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। दिक्कत क्या है कि इकोनॉमिक्स अपने में थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। पहले तो क्या था? पहले यह था कि भाई इकोनॉमिक्स के बहुत फैक्चुअल प्रश्न पूछे आते थे। प्रश्न जैसे कि नेशनल इनकम कौन जारी करता है, जीडीपी कौन जारी करता है, या फिर इन्फ्लेशन क्या होता है। ऐसे बहुत बेसिक डिफिनीशन बेस्ड, परिभाषा आधारित प्रश्न पहले पूछे जा रहे थे। लेकिन 2024 और 2025 में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो इवॉल्व हुआ है, वो चेंज हुआ है। आपको इकोनॉमिक्स को एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट के तौर पर देखना ही पड़ेगा। लगभग आपके एग्जाम में 14 से 15 प्रश्न, मैं आपको यहां पर एक पेपर का जो रेशियो क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, इकोनॉमी जो है पिछले 3 वर्षों की हम बात करें, 2023, 2024, 2025, इन तीनों में ऑन एवरेज 15 प्रश्न पूछे गए। अच्छा, इन 15 प्रश्नों में हो सकता हो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहां पर शामिल हो। मैं आपको 15 प्रश्न आज दिखाऊंगा अभी, प्लस हो सकता हो बेसिक प्रश्न यहां पर शामिल हो, कुछ एनालिटिकल प्रश्न यहां पर शामिल हो। तो आपको 15 प्रश्न का टारगेट इस इकोनॉमिक के सब्जेक्ट से लेना है। हम आने वाले 15 दिन में 15 क्लासेस कंप्लीट करेंगे। उन 15 क्लासेस में कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना है, कहां कहां से कैसे कैसे करना है, वो मैं बातें डिस्कस करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था 3 तिगाड़ा के बारे में। 3 तिगाड़ा क्या है? पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अगर आप इनका एवरेज देखोगे, लगभग 25-25 प्रश्न तीनों से आते हैं। मतलब 75 प्रश्न, 50% जो क्वेश्चन है आपका, वो इन 3 तिगाड़ा से आता है।
तो आपको इन 50% पर तो काम करना ही पड़ेगा। ये बात बहुत क्लियरली समझना, ठीक है। अच्छा, अब हम चूंकि इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि हम कैसे और क्या अप्रोच रखेंगे। देखो, इस पूरी क्लास में जब हम क्लास कंडक्ट कराएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स का अपना नोट शेयर करूंगा, ठीक है। जो मेरा नोट्स है वो 14 लेक्चर में डिवाइडेड है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर मेरा जो पूरा नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पीडीएफ मैं आपके बैच में शेयर करने वाला हूं। ये 14 लेक्चर में आपको ये पूरी सीरीज जो है, जो पूरा पीडीएफ है, ये आपको डिवाइडेड दिखेगा। हमारे सिलेबस के टॉपिक्स क्या है, जैसे कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होते हैं, उन इंफॉर्मेशन को हम लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग जो इकोनॉमी का, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ होता है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद से मनी एंड बैंकिंग, फिर इन्फ्लेशन, फिर जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके अलावा कलर के बेसिस पर भी हम लोग कई सारे सेक्टर को डिवाइड करते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा, जैसे कि रेड कॉलर जॉब क्या है, ब्लू कॉलर जॉब क्या है, गोल्डन कॉलर जॉब क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब क्या है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत उस टॉपिक को भी यहां पर शामिल करेंगे। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट संबंधी जो डेटा है वो गवर्नमेंट कहां से और किस प्रकार से जारी करती है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपका जो लेक्चर नंबर 6-7 होगा, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, मौद्रिक नीतियां देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने आज का न्यूज देखा होगा, मैं आपको एक सेकंड दिखाता भी हूं, ठीक है। मैंने सोचा था कि वो स्क्रीनशॉट यहीं पर लगाऊंगा, बट मैं लगाना भूल गया। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो इकोनॉमिक्स है टफ, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ा जाए समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप चीजों को एक होलिस्टिक नेचर में देखते हो, समझते हो, तो बहुत ईजी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज में आपने देखा, जैसे ये न्यूज है, अगर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा तो मैं न्यूज यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ठीक है, इसकी घोषणा करेगी। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, जब आपने इसको एज अ करंट अफेयर्स, एज अ न्यूज यहां पर पढ़ा, आपके दिमाग में एक बात बहुत क्लियरली जानी चाहिए कि यार ये मौद्रिक नीति होती क्या है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो होता क्या है, और इसको जारी कौन करता है। क्या आरबीआई जारी करती है, क्या आरबीआई इसको रिव्यू करती है, क्या इसके लिए कोई कमिटी बनाई गई है। अब बात समझ रहे हो, है करंट अफेयर्स का टॉपिक, बट चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट था, टेक्निकल टॉपिक था, तो आपने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की। पैरेलली मैं आपको एक आज का ही न्यूज में दिखा रहा हूं, मैं पुराना न्यूज नहीं दिखा रहा हूं, आपको एक न्यूज और दिखाता हूं। न्यूज है, सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, एसओपी, तैयार करने के निर्देश दिए। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा, क्या आरबीआई का साइबर धोखाधड़ी को रोकने में कोई इसकी भूमिका है। जो एसओपी तैयार किया जा रहा है, वो एसओपी किस प्रकार से वर्क करेगा, क्या होगा। तो जब भी आप करंट अफेयर्स में ऐसे टेक्निकल टर्म्स देखो, आप एमएसपी एक टर्म सुन रहे हो करंट अफेयर्स में, आपने कुछ और देखा भाई कि कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई एक कमिटी बनाई है, तो वो कमिटी क्या है, इससे पहले कौन कौन सी कमिटी बनी है, उसको आपको एज अ होलिस्टिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मैं इस पूरी क्लास में, 15 दिनों की क्लास में, सारे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए इजी बना दूं। जैसे होता ना कि ईज ऑफ लिविंग जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो आपको ईज ऑफ स्टडिंग में कराना चाहता हूं इकोनॉमिक्स के लिए। वो तब होगा जब आप इसको एक बहुत कठिन सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखोगे, आप इसको एक नॉर्मल चीज के तौर पर देखोगे। आप देख रहे हो कि यार ठीक गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, वो फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो कैसे बन रही है, तो फिजिकल पॉलिसी का टॉपिक आपका यहाँ पर शामिल होगा। आप पढ़ रहे हो कि देश का जो नेशनल इनकम है बहुत डाउन हो रहा है, आपने कहा यार नेशनल इनकम क्या होता है। आपने सुना कि यार भारत में जो रुपए करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर के कंपेरिजन बहुत कमजोर हो रहा है रुपया, तो वो कैसे होता है, रुपया कमजोर क्या होता है, क्या उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है, या उसको विटामिन की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, किस कारण से रुपया कमजोर हो रहा है, तो वो आपको एज अ टॉपिक यहाँ पर समझना पड़ेगा। मैंने अपने इस पूरे लेक्चर को, पूरी सीरीज को 14 टॉपिक में डिवाइड किया है। ये पीडीएफ आज ही मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, पीडीएफ का प्रिंट आउट आप सभी लोगों को निकाल लेना है। इस पीडीएफ के साथ मैं रेगुलर बेसिस पर इसमें कुछ ना कुछ अपडेट कराते चलूंगा, तो पीडीएफ प्रिंट आउट आपके पास रहेगा। आप जब क्लास करना स्टार्ट करोगे तो क्लास के साथ ही आपको क्या करना है ना, हर चीज को पैरेलल यहाँ पर अपडेट करना है। अपने पास
हो सके तो स्टिकी नोट्स रखिए, नहीं तो हाइलाइटर रखिए। उन हाइलाइटर का प्रयोग आपको इस पूरी क्लास के ड्यूरेशन में करना है। जब भी मैं कोई नई चीज आपको पढ़ा रहा हूं, कोई नया पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आप यहीं पर एड ऑन करो। कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि इसको हाईलाइट करो, तो उसको वहां पर आप लोगों को हाईलाइट करते रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी टॉपिक है। हो सकता हो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। हो सकता है इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स की क्लास की हो सकता है आपने बजट, यूनियन बजट या फिर उत्तर प्रदेश बजट मेरे साथ पढ़ा हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को रोक करके और समझाऊंगा। देखो, इस पूरे बैच के अंतर्गत हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, कर ये रहे हैं। सबसे पहली बात, हम आपको 100 क्लासेस देने वाले हैं। इसका शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। हर एक क्लास के बाद, ठीक है, जब आपको उसका पीडीएफ मिल जाए, जिसको हम लोग क्लास नोट्स भी कह रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बहुत सिंपल फॉर्मेट में तो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स इसलिए है मेरे भाई, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। जो शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पर फ्रेम किया है ना, बहुत शानदार तरीके से फ्रेम किया, मतलब कि आपको याद करना, आपको समझना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन सबको हमने इस शॉर्ट नोट्स में शामिल किया है। तो ये केवल एक पीडीएफ, केवल एक बुक नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप इसको एज शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो, इसको एज कंटेंट आप फॉलो कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। हाँ, हालांकि आपको मैं केवल बैच में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो बैच से आप इन चीजों को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि जितने भी ऐसे टॉपिक बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ यहाँ पर शामिल किया हुआ है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, यहीं पर मैं आपको और बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा आपसे कि आप लोगों को क्लासेस करनी है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये बैच ज्वाइन किया है बट क्लासेस नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं डे 1 से आपको ये बात बता रहा हूं। अभी तक हमारी हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जहां तक मैं श्योर हूं, जहां पर आपको पाषाण काल या फिर स्टोन एज कवर कराया गया होगा, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो भी आज आप लोगों को मिल जाएगा मोस्टली। तो हिस्ट्री लेक्चर 1 में जो टॉपिक पढ़ाया गया, वो टॉपिक पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद, 1 घंटे की क्लास है, क्लास करने के बाद आपको जो पीडीएफ शेयर किया गया है, उस पीडीएफ को दोबारा सेल्फ रीडिंग के तौर पे करो। जब आप उस पीडीएफ को दोबारा पढ़ोगे, उस प्रिंट आउट जो आपने निकाला है क्लास नोट्स का, उसको आप दोबारा से पढ़ोगे, तो हो सकता हो कुछ पॉइंट सर ने छोड़ दिया हो सकता हो कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ने ये पॉइंट्स नहीं बताया। सिंपल सी बात है, 100 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। हम रिवीजन करा रहे हैं, इसका नाम है ये इंटेंसिव रिवीजन। बहुत बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन कराया जा रहा है चीजों का, ठीक है। तो हो सकता हो कुछ पॉइंट छूट गए, जो पॉइंट छूट गए हो आप उसको यहां पर ऐड ऑन कर सकती हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला काम क्लास करना है डेली। क्लास करने के बाद उस पीडीएफ का, उस शॉर्ट नोट्स का आपको इनरिचमेंट करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। और थर्ड टास्क ये है, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया, मैं फिर से बता रहा हूं केवल आपके लिए, ये चीज हमने अनाउंस इसलिए नहीं किया था अभी तक, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जितने भी लोग बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक बोनस चीजें मिले। हमने कभी भी ये बात नहीं कही है कि इस बैच के अंतर्गत मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं, क्योंकि हम खुद ट्रायल फेज में थे, हम नहीं श्योर थे कि ये चीज मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। बट एज एन एडिशनल एक बोनस के तौर पर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चीज स्टार्ट की, उसको हम कहते हैं डेली क्विज। डेली क्विज अभ्यास आपको हमारे एप्लीकेशन पर, जो हमारा मोबाइल ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है, वहां पर आपको दिख जाएगा। iOS पर ये ऐप हमारा 1 वीक के अंदर वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस पीसत अभ्यास के ऐप में क्रिएट अकाउंट करके, लॉगिन करके, वहां पर आपको डेली क्विज अभ्यास की सीरीज को स्टार्ट करना है। जो भी लेक्चर हम कंडक्ट कराएंगे, जो भी लेक्चर हम लेंगे, जिस भी टॉपिक पर हम क्लास लेंगे आपकी, उस क्लास के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, एक क्विज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपके इस ऐप में, आपके इस कोर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक क्विज दिख रहा होगा जिसका नाम होगा स्टोन एज डे 01। तो क्लास करने के बाद, पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही साथ, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको घटना चक्र की जो हमारी बुक है, मतलब हमारी बुक नहीं है, सॉरी, वो तो घटना चक्र पब्लिकेशन की है, ठीक है। घटना चक्र की जो बुक है, जहां पर इन्होंने पीवाईक्यू दे के रखा हुआ है, तो हर क्लास करने के बाद सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करने हैं। ये पूरा अप्रोच होगा।
तो हर दिन हम आपकी 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हर दिन हम आपकी 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, लेकिन इस क्लास के बाद आपको लगभग 30 मिनट उस क्लास के नोट्स को पढ़ने में, हाईलाइट करने में, रिवाइज करने में, याद करने में लगेगा। उसके बाद 10 मिनट का समय हम मान ले रहे हैं कि आप जो क्वेश्चंस मैं आपको हमारे ऐप पर शेयर कर रहा हूं, वहां पर आपको 10 मिनट का समय लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में। अगर वहां पे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में दोबारा से हाईलाइट करो, दोबारा से मार्क करो कि यार ये टॉपिक तो मैं भूल चुका था, ये टॉपिक मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र का सेम टॉपिक का क्वेश्चन लगाने में लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा, 2 घंटा, लगभग 3 घंटे का ये आपका डेली का टारगेट यहां पर सेट है। अब बात समझ रहे हो आप लोग? तो क्लास कहने के लिए 1 घंटे की है, लेकिन उसके बाद का जो टारगेट है ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे सांसद जी हैं गोरखपुर से जो, ठीक है, बड़े वायरल हैं इस समय इंस्टाग्राम पर, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्हीं के आधार पे मैं अगर बात समझाऊं, बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस माय फ्रेंड, प्रैक्टिस, ठीक है। सक्सेस फॉलोज, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिजल्ट, आउटपुट, नंबर अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे, आप ये सोच लोगे यार मैंने तो भाई एकदम शानदार वाला बैच ले लिया है, ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन तय है, नहीं मेरे भाई, आपके ही बैच में लगभग 300-400 लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। डे 1 पर अभी बैच स्टार्ट हुआ है, लगभग 300-400 लोग आपके बैच में हैं। तो क्या इन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? सच्चाई देखो, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन किसका होगा भाई? पिछले साल भी हमने सेम बैच को स्टार्ट किया था, वहां पर हमने 50 घंटे का इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया था, ठीक है। वहां पर भी मुझे लगता है कि 600 या 700 के अराउंड पिछले साल एडमिशन हमारे पास टोटल थे। उन 600 में से कितने लोग सेलेक्ट हुए? क्या सब सेलेक्ट हो गए? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, सब लोग तो सेलेक्ट नहीं हुए। तो रिजल्ट कितना रहा? उस बैच से मुझे लगता है 30-35 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। उसके बाद जो हमारा मेंस का बैच था, मेंस के बैच से हमको लगता है 30 रिजल्ट और मिला। ओवरऑल 65 सिलेक्शन हमारा वहां से हुआ। अब बात समझ रहे हो? सब लोग तो सेलेक्ट नहीं हो रहे। सेलेक्ट कौन हो रहा है? हमारी वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे, हम उनको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई जो आप लोग हैं, छोटी बहन जो आप लोग हैं, आप लोगों को ये चीजें करनी है। आपको 100 दिन का मैंने टारगेट शेयर कर दिया, आपको मैंने कंटेंट दे दिया, आपको मैंने क्लास करा दी, मैंने आपको टॉपिक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, आपको मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। काम तो आपको करना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो बात वही है, प्रैक्टिस माय फ्रेंड, प्रैक्टिस, सक्सेस फॉलोज, ठीक है ना। सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे लगातार। तो डू दैट, एंड उसके लिए हमारी निशान सर की टीम की जो आवश्यकता बन पड़ेगी हम करने को तैयार है। मैं फिर से बता रहा हूं, हो सकता हो कि हमसे कुछ चीजें चूक जाएं। चूक जाए का मतलब क्या है? हो सकता हो किसी क्लास में आपको स्पीड ज्यादा लगे, किसी क्लास में आपको स्पीड कम लगे, हो सकता हो कि कभी किसी दिन बाई चांस क्लास न कंडक्ट हो पाए, हो सकता हो कोई पीडीएफ में आपको लगे सर पीडीएफ में ये गलती आपने लिख दिया यहाँ पर। मैं एग्री करता हूँ, ये सब चीजें होना संभव है, लेकिन फिर भी एफर्ट तो आपको करना है, रिजल्ट तो आपका आएगा। हाँ, मैं 100% प्रयास ये करूंगा, हमारी पूरी टीम प्रयास ये करेगी कि सब कुछ एकदम ऑन टाइम हो, ऑन टाइम स्टार्ट किया जाए, ऑन टाइम कंप्लीट कराया जाए। जैसे अभी ये क्लास रिकॉर्ड करके मैं 3 घंटे से परेशान था। क्यों? साउंड नहीं आ रहा था, साउंड का इशू इतना ज्यादा था क्लास में, माइक का। अभी भी मुझे पता नहीं कि माइक कैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड होने के बाद पता चलेगा। बट क्या इशू है कि टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, ऐप में लॉगिन करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं, बट सबका समाधान है, सब कुछ संभव है, सब कुछ किया सकता है। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है, जो क्लास नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स का नोट्स है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। 2025 का पेपर भी अगर आप इस नोट से देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये नोट्स हमने पिछले साल बैच में शेयर किया हुआ था, ठीक है। बुक्स के नाम, स्कीम्स का जो ऑर्डर था, अच्छा मैं तो बताना भूल गया, देखो ये जो मैं थोड़ा सा गलत आ गया, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ और। मैं आपको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया था कि क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो अब जो ट्रेंड हो रहा है ना, जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो चेंज कैसे हो रहा है? प्रश्न पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न आपके पेपर में आया,
2025 में एसर्शन एंड रीजन, दो चीजें दी गई हैं। क्या कह रहा है भाई, कथन क्या कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन द फ्यूचर। आपके लिए सारी रिटर्न की बात कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कुछ तो बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। चलो भाई, अगला कह रहा है रीजन, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। एजुकेशन एंड द हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव। आपके दिमाग में घूम गया सर ये तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न था, इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ा नहीं था, मैं अब क्या करूं, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। सिंपल सा लॉजिक है। नहीं, देखो अब ना इकोनॉमिक्स की वो बेसिक डेफिनेशंस नहीं पूछे आ रहे हैं आपसे। आपसे इसने क्या किया, इस प्रश्न में, पूरे प्रश्न में जो इकोनॉमिक लॉजिक है, जो डेवलपमेंट रीजनिंग है, इन सबको आपस में इंटरलिंक किया इसने। अब समझिए कैसे। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से भविष्य में लाभ मिलता है, सही बात है। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, यही तो इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दो, उसका हेल्थ अच्छा रहे, तो भविष्य में वो देश के लिए कैपिटल के तौर पर काम करेगा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट, रिटर्न देने वाला एक व्यक्ति बनेगा, जो कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो सही है भाई। रीजन कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो इसी तो इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात की जा रही थी। तो कारण भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है प्रश्न बहुत ईजी, लेकिन आपको यहां पर रीजनिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये कोई व्यक्ति, कोई दुनिया का कोई भी महारथी हो, कोई भी टीचर हो, ये कह दे कि यार ये प्रश्न तो मेरे नोट से आया था, तो भाई भगवान मालिक है। ऐसे प्रश्न नोट्स में नहीं बनते। हाँ, नोट्स आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए, कोई क्लास, कोई टीचर ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको रेडी करता है, आपको तैयार करता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न का आंसर तो आपको एग्जाम में खुद ढूंढना पड़ता है। यहां पर ऐसा थोड़ी है कि प्रश्न पूछ दिया कि भाई उत्तर प्रदेश बजट का आकार कितना है, ये प्रश्न थोड़ी पूछा गया है। वो प्रश्न किसी के नोट्स में हो सकता है, सबके ही नोट्स में हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको नोट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज। निर्धनता रेखा जो होती है वो समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। द बेसिक नीड्स ऑफ पीपुल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम। क्या एक अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति और एक भारत में रहने वाला व्यक्ति, दोनों की जो बेसिक नीड है सेम होंगी? नहीं। क्या आज जो भारत का एक व्यक्ति है, आज से 3000 वर्ष पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लेते हैं, जो व्यक्ति रहा होगा, क्या दोनों की बेसिक नीड सेम होंगी? नहीं। आज बेसिक नीड में क्या है कि भाई इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है। इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो भाई राइट टू एक्सेस इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देखा जा रहा है। तो मूलभूत आवश्यकताएं तो चेंज हो गई हैं, वो समय और देश दोनों के अनुरूप भिन्न हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। तो क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन कितना, मतलब उसने बहुत ही साइलेंटली इस क्वेश्चन को रीजनिंग और लॉजिक का प्रयोग करते हुए फ्रेम किया है। ये क्वेश्चंस आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, बट हाँ नोट्स आपको इसके लिए प्रिपेयर करेगा। यही मेरा मेन मोटो है आपको समझाने का, कि आप किसी एक नोट्स पर, किसी एक क्लास नोट्स पर, किसी एक टीचर पर डिपेंडेंट मत बनो मेरे भाई। आपको उनसे आगे निकलना है। टीचर का सिलेक्शन थोड़ी हुआ है, टीचर का सिलेक्शन थोड़ी लेना है। सिलेक्शन आपको लेना है, आपको अपने लिए एफर्ट करना पड़ेगा, और वो किसी भी एक टीचर के द्वारा, किसी भी एक मेंटर के द्वारा किए जा रहे एफर्ट से आगे होना चाहिए। जैसे कहावत है ना, गुरु गुढ़ी रगिलन चेला चीनी हो गई। ठीक है, तो आपको वही चेला बनना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा, फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि अभी तक प्रश्न ये पूछा जाता कि भाई 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। अभी क्या प्रश्न पूछ दिया गया है, 11वां, 12वां, 13वां, 14, इनको मैच द कॉलम में दे दिया गया। क्वेश्चन की टफनेस को इंक्रीज किया गया यहां पर। पहले बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाता क्या, कि 14वें फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है। यहां पर प्रश्न चेंज किया गया, यहां पर मैच द कॉलम में इस प्रश्न को डाला गया है, और 11, 12, 13, 14 सबका मैच द कॉलम नहीं दे दिया गया। चलो भाई और देखिए, प्रश्न कह रहा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट। पहली बात तो नॉट नहीं, ये शब्द आपको जहां पर दिख जाए अपना माथा पूरा का पूरा लगा दो उसमें। यार ये नॉट हमारे लिए मतलब समझ लो घातक हो सकता है, तो उस नॉट को पकड़ना, उस नहीं को पकड़ना है। ठीक है, कह रहा कि कौन सा सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी नहीं है। निरक्षरता, इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइज ऑफ द हाउस।
अब बात बहुत सिंपल सी है, सोशल इंडिकेटर, अब ये भी आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको ऐसे प्रश्नों को लॉजिक और रीजनिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्कीम बेस्ड 2025 में जहां तक मैं श्योर हूं 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था, और वर्ष 2024 में भी इन प्रश्नों की जो संख्या थी लगभग 4 से 5 थी। तो ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, स्कीम बेस्ड वाले प्रश्न, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक बार आपको एक स्कीम वाले सारे क्वेश्चन एक बार करा दूँ। सेकंड क्वेश्चन स्कीम बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन स्कीम बेस्ड, ठीक है, और क्या और नहीं है, बस चलो ठीक है, 3 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट में डाला है, और भी क्वेश्चन से कुछ छूट गए होंगे। 4 क्वेश्चन तो मैंने एग्जैक्टली गिना था जो कि आपसे स्कीम बेस्ड को अरेंज करने के लिए पूछा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब समझिए कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3-4 क्वेश्चन, अगर आपने ये सही कर दिया तो, ठीक है। तो कैसे करना है, मैं अपनी जब हम क्लास कंडक्ट कराएंगे तो उस क्लास में हमारा एक टॉपिक भी है, एक सिलेबस का हमारे शेड्यूल का एक पोर्शन भी है, जहां पर हम लोग, ठीक है, भारत में नियोजन और प्रमुख योजनाएं कवर करेंगे, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तब मैं वहीं पर आपको सारे स्कीम्स याद कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा और देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन का नेचर क्या 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 एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर, ये किसने विकसित किया, कब विकसित किया और क्या मेजर करता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है पॉवर्टी से संबंधित, फिर से कि गरीबी से संबंधित निम्नलिखित कमेटियों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए, ठीक है, चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फिर से समझिएगा, क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। आप अपने डेली रूटीन में इस टॉपिक से रूबरू होते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस को आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। माने किसी वस्तु पर एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दूसरे तरीके से। माने किसी वस्तु पर एमआरपी लिखा हुआ है 1499 रुपया, ठीक है, इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल बैच की फीस। अब समझिएगा, आप एक कस्टमर हो मान लेता हूं, ठीक है, आप एक उपभोक्ता हो, आप मेरे से इस बात में मोल भाव कर सकते हो कि सर कुछ फीस कम कर दीजिए सर, प्लीज सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं 1299 आपके लिए फीस कर देते हैं, ठीक है। तो लॉजिक तो समझ में आ रहा है, मतलब बात तो सही है यार कि ठीक है, एक कस्टमर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम पर मोल भाव कर सकता है, कारण क्या है कि उसका नाम है मैक्सिमम, मतलब इससे अधिक वो दुकानदार, वो शॉपकीपर, वो जो जो उस प्रोडक्ट को सर्विस को सेल कर रहा है उससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकता है, लेकिन उससे कम पर तो बेच सकता है ना। और कई बार आपको चीजें एमआरपी से कम पर मार्केट में मिल जाती हैं, सिंपल सी बात है। एमआरपी वह मूल्य जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, ध्यान समझिएगा। एमआरपी इज अ प्राइस अ सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर। मस्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मस्ट, ठीक है, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूं तो वसूलना ही होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे मस्ट और ही ने इस सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ये सेंटेंस का गलत है, क्यों गलत है कि एमआरपी इज अ प्राइस जो सेलर को कंपल्सरी नहीं है किसी बायर से लेना, ये वो प्राइस है जिससे ज्यादा सेलर बायर से नहीं ले सकता। डिफरेंस समझिएगा आप लोग। तो अगर आपने ये लॉजिक लगाया, बेसिक लॉजिक लगाया, आप इस प्रश्न का आंसर सही कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला प्रश्न जो एमआरपी वाला प्रश्न था, ठीक है, और स्टार्टिंग में 2 प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किए, एक ये वाला जहां पर मैं ह्यूमन कैपिटल और मानव पूंजी डिस्कस कर रहा था, और सेकंड ये पॉवर्टी लाइन वाला। इन 3 प्रश्नों में से पिछले बार एग्जाम दिए किन किन एस्पिरेंट्स ने प्रश्नों को गलत किया है, ये आपको रियल आपका जो मूल्यांकन है वो करने के लिए बेहद आवश्यक है। आप लोग क्लियरली इस बात को चेक करके मुझे बताना कि इन 3 प्रश्नों में से किसने एक भी प्रश्न गलत है। अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ है मतलब आपकी रीजनिंग गलत जा रही है। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, रमन सर कोई क्लास लेंगे तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा, जरूरी नहीं है। ये प्रश्न आपकी आम अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का केवल और केवल मोटो ये है कि किसी क्लास पर, किसी सोर्स पर, किसी रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है एज एन एस्पिरेंट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
हमारी भूमिका केवल और केवल आपको एक डायरेक्शन दिखाने की है, एक रास्ता दिखाने की, एक अच्छा कंटेंट दिखाने की है कि भाई देखो ये चीज फॉलो करो, ये चीज पढ़ लो, इस क्वेश्चंस को लगा लो, संभावना है कि आप एक अच्छा करके एग्जाम में आओगे। फालतू में झूठे झूठे बड़े बड़े वादे करना कि नहीं नहीं भाई आप कर लो इस पूरी क्लास, इस पूरे बैच से आपको 150 में से 160 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ऐसा कहना इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं दुनिया में, लोग बिजनेस में आकर के एथिक्स इंटीग्रिटी को भूल जाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं। लॉजिक है, ठीक है, उनके पास रीजन है अपनी बातें कहने का, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, कोई सर्विस दे रहा हूं, कोई बैच दे रहा हूं, कोई कोर्स दे रहा हूं, तो मेरा मतलब है कि आपको समझाना कि हम करने के वाले हैं, हमारा पूरा प्लान क्या है। तो हमारा प्लान कभी ये नहीं है कि मैं आपको 150 में से 60 क्वेश्चन मैच करा के दिखा दूं, नहीं, वो संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन जो संभव है, जो पॉसिबिलिटी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे प्रश्न पूछा गया है, ये हम लोग ऑलरेडी कराते हैं। अगर आप हमारा नोट्स देखोगे तो उस नोट्स में हमने एक टॉपिक शेयर यहाँ पे डाला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो आपका ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को करंट अफेयर से लिया है यहाँ, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन माना जा सकता है, ठीक है। और उसने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये रिपोर्ट जारी किसने किया। अब देखो ये करंट अफेयर्स क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट ही रहेगा कौन जारी करता है, ठीक है, लेकिन चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब देखो भाई, इसी प्रकार से प्रश्न मुझे, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की थी, इसमें करंट अफेयर्स की भूमिका नहीं है। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि हर साल जारी होती है, वो कौन जारी करता है, वो तो सेम सिंपल बात है ना, वो हर बार सेम होता है, तो एक स्टैटिक पॉइंट हो गया। बट प्रश्न आपका करंट अफेयर से बना सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न इकोनॉमिक्स के किसी न किसी रिपोर्ट पर बेस्ड पूछे गए हैं। अच्छा भाई, और देखिए, प्रश्न पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट इन फूड सिक्योरिटी किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और अगर आप थोड़ा सा समझोगे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को या फिर क्वेश्चन के बैकग्राउंड को, आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, फिर से फूड सिक्योरिटी पे प्रश्न है, और ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। अब मेरी बात को समझना, जितने भी दोस्त इस बैच से जुड़ चुके हो, आपकी बस और बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में मैंने आपको 3 से 4 स्टेप बताया है। डेली क्लास करना, प्रोवाइड किए गए नोट्स को पढ़ना, उसको हाईलाइट करना, उस पर अपने एडिशनल पॉइंट्स को ऐड ऑन करना। थर्ड, जो डेली कुछ अभ्यास हम मोबाइल ऐप पर कर रहे हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल ऐप में किए गए क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो उसको आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना होगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे संडे संडे गूगल मीट भी रखें, ठीक है। एक मैं आप लोगों के लिए बैच क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग संडे को कोशिश करेंगे बैच कोऑर्डिनेटर के साथ आपकी एक मीटिंग कराएं। अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और जो भी आपके इश्यूज आएंगे उनको लगातार वहाँ पे डील किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग संडे संडे करने का प्लान करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको घटना चक्र की बुक से या फिर किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन की बुक से सेम टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इतना एक लंबा टास्क आपको तय करना है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है आपके इकोनॉमिक्स के लिए, इस पूरे बैच के लिए। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस चीजें शेयर करो, मुझे बताओ कि इसमें और क्या किया सकता है ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। हमारी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट जिससे आपको फायदा हो सके, मैं करने को तैयार हूं, बट आपको अपना फीडबैक और अपनी बातें मेरे साथ शेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेट्स कमेंट में अपनी बातें शेयर करो, बताओ, ठीक है। और लास्ट में देखो यार, वही बात है ना, मतलब बड़ा प्यारा महीना भी चला सावन का, और मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइन है ना बड़ी प्यारी सी, ठीक है, जो हमारे सांसद जी भी गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय, ठीक है। तो आपको भी अपने जो भी आराध्य हैं, जो भगवान है, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिस भी ईश्वर में बिलीव करते हो, जिस भी एक कहते हैं ना वो सुपर पावर में बिलीव करते हो, ठीक है, आप उसमें बिलीव करो, अपना एफर्ट डालो, हमारी तरफ से सभी सहयोग लेने का के लिए रेडी रहो, ठीक है। और चीज़ों को लग जाओ, क्योंकि एग्जाम में केवल और केवल 125 दिन के अराउंड समय बचा हुआ है, जिसमें आपका दशहरा, दिवाली, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, 4 बिग फेस्टिवल आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है।
तो समय तो नहीं है, छठ भी इसी समय आएगा, तो 5 फेस्टिवल हो जा रहे हैं, ठीक है। 5 फेस्टिवल में अगर आप एवरेज 2-3 दिन भी दोगे तो अच्छा खासा समय यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाला है। इसलिए मेरी तरफ से एकदम खुल के ये राय है, एक दिन भी अब बर्बाद मत करिए। अगर आप इस बैच से नहीं जुड़े हो तो इस बैच से जरूर जुड़िए। आपको ये नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल करना है और इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 में। ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। लेक्चर नंबर 1 जब हम कंडक्ट कराएंगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ वीडियो सब वहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और अपना जो भी सजेशन है वो शेयर करिएगा।